औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विजुअल बेसिक .NET के साथ मैं मोहम्मद इमरान आपका टीचर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा लेक्चर नंबर है 6 और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, इनपुटिंग एंड आउटपुटिंग, और फिर हम कुछ कपल ऑफ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा सवाल लेते हैं कि व्हाट इज़ ए वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या है? तो वेरिएबल इज़ ए क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है जो प्रोग्राम चलने के दौरान तब्दील हो सकती है। वेरिएबल को हम नेम्ड मेमोरी लोकेशन का भी नाम देते हैं। वेरिएबल एक वैल्यू होल्डर की तरह काम करता है, इज़ लाइक ए वैल्यू होल्डर समटाइम्स। ये भी डेफिनेशन जो है वो मैंने पढ़ी है। वो डाटा जो इनपुट हो रहा होता है वो, और जो कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स होते हैं वो डाटा जो इनपुट किया जा रहा होता है वो, और वो डाटा जो आपके पास मैनिपुलेट होने के बाद नताइज की सूरत में आपके पास आता है, जिनको हम कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स भी कहते हैं, उनको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जब आपका प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम चलने के दौरान जो डाटा आप इनपुट कर रहे हैं फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, और जो आपको नताइज हासिल हो रहे हैं, जो रिजल्ट्स आपको हासिल हो रहे हैं, उनको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक प्रोग्रामर जितने चाहे किसी प्रोग्राम में एक वेरिएबल जो है वो बना सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स का इस्तेमाल जो है वो भी एक अच्छी प्रोग्रामिंग जो है वो नहीं समझी जाती। जैसे कि यहाँ पे नीचे मेंशन किया गया है कि मेकिंग टू मच वेरिएबल्स इन द प्रोग्राम इज़ ए नॉट गुड प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज। ये कोई अच्छी बात नहीं है। बस उतने ही वेरिएबल लेने चाहिए जितने के हमें ज़रूरत है, उससे ज़्यादा जो है वो नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उससे फिर वो मेमोरी में वो ज़्यादा से ज़्यादा जगह घेरते हैं। अच्छा जी, विजुअल बेसिक में हम वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं और उसका सिंटैक्स क्या है। तो सबसे पहले डिक्लेरेशन देखते हैं होती क्या है। डिक्लेरेशन बेसिकली एक ऐसा अमल है जिसमें हम वेरिएबल के नाम के साथ साथ उसकी डेटा टाइप जो है वो भी मेंशन करते हैं। यानी ऐसा अमल जिसमें हम वेरिएबल का नाम और उसकी डेटा टाइप मेंशन करते हैं, उसको हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। और इसका जो सिंटैक्स है वो बहुत सादा सा है, आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। सिंटैक्स है इसका, सबसे पहले आपने DIM ये वर्ड कीवर्ड लिखना है, DIM, फिर एक स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद आपने वेरिएबल का नाम लिखना है, फिर एक स्पेस देनी है, फिर उसके बाद एज लिखना है, फिर एक स्पेस देनी है, और उसके बाद आपने अपना रेलेवेंट डाटा टाइप लिखना है। जहाँ पर डिम से क्या मुराद है, यहाँ पर डिम से मुराद ये है कि डिम बेसिकली शॉर्टकट है फॉर डायमेंशन। ये वर्ड जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा नज़र आ रहा है, डायमेंशन, इसका ये शॉर्टकट है। एंड इट अलाउ यू टू डिक्लेयर वेरिएबल नेम एंड देयर टाइप। यानी इस तरह समझाएंगे कि विजुअल बेसिक के अंदर जब भी आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आप डिम का कीवर्ड जो है वो साथ यूज़ करते हैं। इफ़ एल्स यूज़ करनी है, कोई लूप यूज़ करनी है, तो साथ में हम उसका नाम लिखते हैं। जैसे फॉर लूप है तो हम FOR लिख रहे हैं, तो कंपाइलर को पता चल जाता है कि ये फॉर लूप है, ये वाइल लूप है, ये इफ़ एल्स है। इसी तरह जिस स्टेटमेंट के शुरू में DIM लिखा होगा यानी डिम लिखा होगा, तो उसको पता चल जाएगा कंपाइलर को कि जनाब के यहाँ पर एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर हो रहा है। ये है बात। उसके बाद डेटा टाइप क्या इंडिकेट कर रही है? डेटा टाइप इंडिकेट करती है कि आप वेरिएबल में किस किस्म का डाटा स्टोर करवाना चाहते हैं। ठीक है, आप वेरिएबल में किस किस्म का डाटा स्टोर करना, क्या आप उसमें इंटीजर स्टोर करवाना चाहते हैं, क्या आप उसमें आप फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, क्या आप उसमें आप स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर वेरिएबल नाम क्या चीज़ है? वेरिएबल नाम जस्ट वेरिएबल का नाम है, वो आप जानते हैं, उनके रूल्स आपने C++ में पढ़े थे, वो यहाँ पर भी वही रूल्स हैं। आपने उन रूल्स के मुताबिक वेरिएबल का नाम रखना है जब भी आपने उस वेरिएबल का नाम लिखना होगा। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे एक एग्जांपल है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है, एक स्टेटमेंट है डिम n एज इंटीजर, यहाँ पे आपको नज़र भी आ रही है। उसके बाद आगे है डिम स्कोर एज इंटीजर, ये दूसरी एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिम स्कोर एज सिंगल, सॉरी इंटीजर नहीं है, सिंगल है। सिंगल से क्या मुराद है?
सिंगल से मुराद ये है, जिस तरह आपने C++ में फ्लोट डेटा टाइप पढ़ा था, उसी तरह यहाँ पर फ्लोट की जगह पे सिंगल लिखना है। सिंगल का मतलब है सिंगल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। इसी तरह अगली देखें जो एग्जांपल है वो है डिम सैलरी एज डबल। तो डबल से क्या मुराद है, यहाँ पर डबल से मुराद है डबल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। सिंगल और डबल में फ़र्क सिर्फ ये है, जैसे आपने C++ में पढ़ा है, जैसे आपने वहाँ पे C++ में ये पढ़ रखा है कि वहाँ पे एक तो था फ्लोट, ठीक है, और एक फ्लोट के साथ साथ एक और था जो आपने पढ़ रखा था, वो था डबल, ठीक है। और फिर डबल के बाद एक था लॉन्ग डबल, ठीक है। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस था? लॉन्ग डबल, फॉर एग्जांपल इसके आगे लॉन्ग डबल भी अगर मैं लिख दूं तो क्या था? तो लॉन्ग डबल, फ्लोट डबल और लॉन्ग डबल, इन तीनों में फ़र्क जो है वो बेसिकली साइज़ कैपेसिटी का है, ठीक है। फ्लोट जो है वो आप जानते थे, इसका जो साइज़ था वो तकरीबन 4 बाइट होता था। डबल जो है वो उसका बाइट कितना होता था, वो 8 बाइट लेता था, ठीक है। लॉन्ग जो है ये कितने बाइट लेता था, ये 10 बाइट लेता था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जगह कम है, इसमें उससे ज़्यादा है, इसमें उससे ज़्यादा। तो डेफिनेटली जो और वैल्यू स्टोर करने की कैपेसिटी है वो फ्लोट की कम है, और इसी तरह डबल की ज़्यादा है, और इसी तरह लॉन्ग की उससे ज़्यादा है, ठीक है जी। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। जहाँ सिंगल जो वैल्यू है वो बेसिकली वही वैल्यू आपने फ्लोट के लिए इस्तेमाल करनी है, ठीक है। और जो डबल है वो भी ऐसे ही यहाँ पर डबल के लिए इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। इसी तरह एक डेसिमल भी इस्तेमाल होती है, तो डेसिमल जो है वो ये लॉन्ग के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। तो इसको हम फर्दर आगे भी एक्सप्लेन करेंगे, फिल वक्त आगे बढ़ते हैं। अगला है डिम चॉइस एज 4। तो करैक्टर आप एक डेटा टाइप पढ़ चुके हैं, वो करैक्टर डेटा टाइप 1 अल्फ़ाबेट, वो अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, वो कोई स्पेशल सिंबल भी हो सकता है, जिसको सिंगल कोट्स में लिखते थे उसको हम क्या कहते थे, वो करैक्टर है। लेकिन यहाँ पर जो करैक्टर है वो डबल कोट्स में लिखे जाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, अगर हमें एक ही डेटा टाइप की 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स अगर चाहिए तो फिर हम उनको एक ही लाइन में लिख सकते हैं, बट कॉमा सेपरेटर लिखेंगे, जैसे कि आपको आगे नज़र आ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है डिम एन सी आई, मेरे पास 3 वेरिएबल बन गए, यानी एक ही लाइन में मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, और तीनों को कॉमा सेपरेटेड जो है वो लिखना है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। होपफुली के बाद समझ आ गई। अच्छा, जब एक वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो जनाब इनसाइड रैम क्या काम होता है? रैम आप जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसके अंदर क्या होता है? इस चीज़ को समझाने के लिए ये देखिए, मेरे पास एक स्टेटमेंट है जिसमें लिखा है डिम एन एज इंटीजर इज इक्वल टू 5। तो आपकी जो रैम होती है वो इस तरह से होती है, जैसे आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पर, ये रेक्टेंगल नज़र आ रही है, इसको कंसिडर कीजिए ये 1 बाइट है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी बाइट, फिर तीसरी बाइट, फिर चौथी बाइट, फिर 5वीं बाइट, ठीक है, सो ऑन सो फोर्थ, इस तरह नीचे। अच्छा जी, उसके बाद उसके लेफ़्ट साइड पे जो आपको ये नंबर लिखे नज़र आ रहे हैं, ये वाले 000 जैसे लिखा नज़र आ रहा है, 001 लिखा नज़र आ रहा है, 002 लिखा नज़र आ रहा है, 003 लिखा आ रहा है, 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये उस बाइट का एड्रेस है, ठीक है। अच्छा, अब जब आप एक स्टेटमेंट में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो रैम के अंदर वो वेरिएबल के लिए एक स्पेस एलोकेट करता है। फॉर एग्जांपल n जो है वो 4 बाइट जो है वो एलोकेट करता है, तो उसको 4 बाइट जो है वो आपके सामने इस तरह से एलोकेट करता है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, और इस 4 बाइट का एक कलेक्टिवली एक नेम रख दिया जाता है, वही नेम जो आपने यहाँ लिखा होता है, ये देखें, वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त जो आपने वेरिएबल का नाम रखा होता है वही नाम जो है वो इन 4 बाइट्स का रख दिया जाता है, ये देखें यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये n क्या है? बेसिकली नेम ऑफ वेरिएबल है, ठीक है। अगर आपने डिम a लिखा होता तो यहाँ पर इसका नाम a होता, अगर डिम b किया होता तो यहाँ पर इसका नाम b होता। तो गर्जे के आप वेरिएबल का जो नाम लिखते हैं वही नाम यहाँ पर होता है। नेक्स्ट, इस साइड पर जो आपको नज़र आ रहा है ये मतलब 0002, ये एड्रेस ऑफ वेरिएबल है, ठीक है। यानी इस वेरिएबल यानी n वेरिएबल का जो एड्रेस है वो ये है। उसके बाद ये वैल्यू, ठीक है, जो आपने इसमें असाइन की है, ये देखें, ये वाली वैल्यू जो आपने इसको असाइन की है वही वैल्यू जो है वो इसके अंदर है। इसको हम कहते हैं कंटेंट ऑफ वेरिएबल, ठीक है जी। वेरिएबल के कंटेंट जो उसमें पड़ी हुई वैल्यू होगी हम उसको कंटेंट का नाम देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं डिक्लेरेशन विद सुफिक्स, ठीक है। जब आप वेरिएबल कोई भी डिक्लेयर करते हैं तो आपको
एज डेटा टाइप का एक कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि ये डेटा टाइप का कीवर्ड जो है हमें इस्तेमाल ना करना पड़े तो आप उसको सुफिक्स के साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। सुफिक्स के साथ डिक्लेयर करने के लिए आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे, जैसे कि आपको मैं आगे बता रहा हूँ कि आप वेरिएबल के नाम के साथ कुछ करैक्टर्स इस्तेमाल करेंगे। वेरिएबल के नाम के साथ ये करैक्टर मखसूस करैक्टर हैं जो डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करते होंगे। ठीक है, ये आपको अगले चार्ट में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ज़रा देखिएगा कि अगर आपको किसी वेरिएबल को इंटीजर बनाना है तो आप उसके साथ ये वाला जो परसेंटेज साइन है वो यूज़ करेंगे, जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे नज़र आ रहा है डिम मार्क्स और आगे ये परसेंटेज। ठीक है, तो एज इंटीजर लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी इसके आगे यहाँ पे एज इंटीजर आपको नहीं लिखना आप। ठीक है, क्यों नहीं लिखना, इसलिए नहीं लिखना क्योंकि ये जो परसेंटेज साइन है ये ऑटोमेटिकली इस वेरिएबल को इंटीजर बना रहा है। ठीक है जी, तो जब भी आप किसी वेरिएबल के साथ परसेंटेज साइन लगाएंगे तो वो इंटीजर बन जाएगा। ये याद रख लें कि मार्क्स साइन है, इसके दरमियान स्पेस नहीं देनी। ठीक है, अगर स्पेस देंगे तो वो गलत होगा। इसी तरह अगर आप एंड यूज़ करेंगे तो वो लॉन्ग डेटा टाइप होगा। इसी तरह साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करेंगे तो वो सिंगल डेटा टाइप के लिए होगा। इसी तरह हैश टैग के लिए यूज़ करेंगे तो वो डबल के लिए यूज़ होगा। एट द रेट साइन यूज़ करेंगे तो वो डेसिमल के लिए यूज़ होगा। डॉलर लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग के लिए यूज़ होगा। ठीक है जी, तो ये हो गया जनाब सुफिक्स के साथ डिक्लेरेशन। नेक्स्ट अगली स्लाइड पर है वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन। देखें, जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना तो डिक्लेरेशन टाइम पे अगर हम कोई वेरिएबल को इब्तदाई वैल्यू दे देते हैं तो वो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, सिंटैक्स देखिएगा, सिंटैक्स आपके सामने आएगा। ये वही सिंटैक्स है जो पीछे आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। सबसे पहले डिम, फिर वेरिएबल का नाम, फिर एज, और फिर जैसे कि आपको यहाँ पे डेटा टाइप नज़र आ रही है, फिर इज़ इक्वल टू, और फिर आगे वैल्यू। सिर्फ यहाँ पर ये पड़ा है कि यहाँ पे हमने इज़ इक्वल टू वैल्यू का इजाफा कर दिया है। ठीक है, लास्ट टाइम जब वेरिएबल डिक्लेरेशन पड़ा था तो हमारा ये वाला सिंटैक्स था। ठीक है, हमने उसके साथ अब वैल्यू का भी इजाफा कर दिया है। अब ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू बेसिकली जो है ये इंडिकेट करती है वो वैल्यू जो आप वेरिएबल को असाइन कर रहे हो। ठीक है, वेरिएबल जैसे डिक्लेयर हुआ उसको आपने इब्तदाई कोई वैल्यू भी असाइन कर दी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको नीचे नज़र आ रहा है डिम एन एज इंटीजर इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये 5 वैल्यू जो है वो एन को असाइन हो जाएगी। ठीक, ये याद रख लें कि ये वैल्यू डेटा टाइप के बाद लिखनी है। ठीक है, बाज़ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पर ये n लिखा हुआ है इस जगह पर n इज़ इक्वल टू 5 कर लेते हैं। ठीक है, जो कि गलत है, आपने ऐसा नहीं करना। ठीक है, जो भी इनिशियल वैल्यू देनी है वो आपको आखिर पर देनी है यहाँ पे। सही है जी, होपफुली समझ आ चुकी होगी। लिखा है डिम c एज 4 इज़ इक्वल टू a। तो ये आपका a क्या है, ये करेक्टर डेटा टाइप है। ठीक है, ये जो आपके सामने a लिखा नज़र आ रहा है ये एक अल्फ़ाबेट है और इसको आपने डबल कोट्स में लिखा है। तो इसका मतलब जो c आपका करेक्टर टाइप का वेरिएबल है उसमें अब इब्तदाई वैल्यू a होगी, अल्फ़ाबेट a होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में एक छोटा सा नोट है, नोट देखते हैं क्या है। अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल इन VB आर असाइन टू डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली। ठीक है, याद रखें आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और डिक्लेयर करते हुए भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता कि वेरिएबल जो आपने बनाया है उसको कोई इब्तदाई वैल्यू भी देनी है, आप उसको नहीं देते, तो वो वेरिएबल क्या कहलाएगा, अब वो वेरिएबल अब कहलाएगा अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल। ठीक है, वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर दिए जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके वेरिएबल के डेटा टाइप बाइट है, इंटीजर है, फॉर एग्जांपल सिंगल है या डबल है या डेसिमल है, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक है, इसी तरह अगर आपने वेरिएबल की डेटा टाइप बूलियन रखी है तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप हो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगी वो फॉल्स होगी। सिमिलरली सेम इज़ द थिंग, अगर स्ट्रिंग वेरिएबल है तो उसको ऑटोमेटिकली वो नल के साथ इनिशियलाइज करवा देगा। ठीक है, इनके मतलब मज़ीद बात बाद में होगी। वेरिएबल आप लेते हैं तो डेट वेरिएबल में डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो ये वाली होगी। ठीक है, जो आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रही है। आगे चलिए,
याद रख लीजिए कि विजुअल बेसिक में को गार्बेज वैल्यू का कोई तस्वर नहीं है, ठीक है। हमें जो गार्बेज वैल्यू का इशू आता था वो सी या C++ में आता था, यहाँ पर किसी किस्म की कोई गार्बेज वैल्यू जो है वो नहीं होती। अच्छा जी, अब आगे अगली स्लाइड में है इनपुटिंग वैल्यूज़ टू वेरिएबल, यानी वेरिएबल में हम वैल्यूज़ इनपुट कैसे करते हैं। तो इस मकसद के लिए आप इनपुट बॉक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई टेक्स्ट बॉक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं इनपुट बॉक्स के ज़रिए आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं, क्योंकि वो लास्ट लेसन में भी आप पढ़ चुके हैं। तो पहले एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर लिया यहाँ पे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया डिम सी एज इंटीजर। उसके बाद आपने एक इंस्ट्रक्शन लिखी और इंस्ट्रक्शन को देखिए, बड़ी जानी पहचानी सी लग रही होगी आपको। आपने लिखा इनपुट बॉक्स ब्रैकेट और उसके अंदर लिखा एंटर ए नंबर, ब्रैकेट बंद कर दी, ठीक है। तो अब ये मैसेज बॉक्स आपके सामने एक स्क्रीन पर आएगा, ठीक है, और एक वैल्यू आप एंटर करेंगे, वो वैल्यू जाके इनपुट बॉक्स से इस सी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रा गौर करिएगा, ये आपका जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये इनपुट बॉक्स है। इस इनपुट बॉक्स में आपने ये नंबर 5 जो है वो यहाँ पर इनपुट किया, और या जैसे ही आपने यहाँ से ये ओके का बटन प्रेस करना है, ये वाला ओके का बटन जैसे ही आप प्रेस करोगे तो क्या होगा, ये 5 वैल्यू जो है इस सी वेरिएबल को असाइन हो जाएगी, ठीक है जी। तो ज़रा देखिएगा, ये 5 वैल्यू सी में चली जाएगी, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। अगर आप वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट करना चाहते हैं तो आउटपुट करने के लिए आप इसी तरह सेम इज़ द थिंग, आप मैसेज बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप मैसेज बॉक्स नहीं तो आप लेबल यूज़ कर सकते हैं, आप टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, आप लिस्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, कोई भी किसी भी कंट्रोल में वैल्यूज़ को आउटपुट करवाया जा सकता है। तो आपको फिल वक्त जो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ वो एक मैसेज बॉक्स की दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें, मैंने लिखा डिम सी की वैल्यू, फिर सी की वैल्यू को मैंने यहाँ पे इनपुट किया। इनपुट करने के बाद मैंने उसको मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करवा दिया, मैसेज बॉक्स में उसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है या आप कोई बात पूछना चाहते हैं इस लेक्चर के मतलब, या प्रीवियस अगर कोई लेक्चर है उसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम फील हो रही है, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ऑडियो फॉर्मेट में मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।